नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। पिछले 2-3 दशकों में हमारी खेती में बहुत परिवर्तन आया है। 1950 के आसपास तो हमें गेहूं तक विदेशों से आयात करना पड़ता था। हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं था, लेकिन अब हम न केवल गेहूं चावल में प्रथम स्थानों पर अपनी भूमिका निभाने लगे हैं, बल्कि साग सब्जियों फलों में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साग सब्जियां फलों में हमारा स्थान पहले दूसरे तीसरे स्थान तक अग्रसर हो रहा है। और ऐसी स्थिति में यदि कृषि पदार्थ में वृद्धि हो रही हो, अनाज में वृद्धि हो रही हो, उत्पादकता इतनी बढ़ रही हो, उसके बावजूद भी किसान पीड़ित है, दुखी है, आत्महत्या करने के लिए तैयार है, परेशान है, तो कुछ ना कुछ कारण तो रहे होंगे। कारण यह है कि खेती में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन खेती पर खर्चा बढ़ रहा है, खादों की मात्रा में वृद्धि हो रही है। साथ ही अब खेती में अपनी जो फसलें हैं, उन पर पेड़ पौधे हैं, उन पर बहुत सारे तरीके के रोगों का आक्रमण होने लगा है। बहुत तरह के कीड़े उसको प्रभावित करने लगे हैं और उसका खर्चा अब किसान के सिर पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हिमाचल प्रदेश के जो किसान फलों की खेती करते हैं, फलों की पैदाइश करते हैं, उनमें से बहुत सारे किसान तो ऐसे हैं जो अपने 1 एकड़ जो सेब के बगीचे हैं, उनमें 1 से सवा लाख लाख का खर्चा कर देते हैं। 1 एकड़ सेब की फसल लेने के लिए उनको लाख सवा लाख रुपए तक अतिरिक्त खर्चा करना पड़ता है। ये स्थिति नासिक में है, ये स्थिति दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में देखने में आ रही है। इसी तरह जो साग सब्जियां हैं, साग सब्जियों में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर सब्जी में हमारे में वृद्धि देखी जा रही है। टमाटर में, प्याज में, मूली में, आलू में, गोभी में, हर चीज में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा इन पर जो बीमारियों से मुक्ति की दवाओं की खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। उस खर्चे को लेकर किसान बहुत परेशान है और उसका बोझ उसके कंधों पर पड़ रहा है, इसलिए वो लाभ की जगह हानि में जा रहा है, हताशा की स्थिति में जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप साग सब्जियां करते हैं, फल लगाते हैं और आपकी फसलों में बार बार रोगों का आक्रमण होता रहता है, बार बार बीमारियों का हमला होता रहता है, तो आप एक प्रयोग करके देखिए। मेरे भरोसे, मैं भरोसा इसलिए नहीं कहता कि आप पूरी खेती पे इसका इस्तेमाल कर लीजिए। आप 100 मीटर में, 200 मीटर में, 300 मीटर के जो क्षेत्र है, उसमें कुछ सब्जियां लगा के देख लीजिए। सब्जियों में खास करके बैंगन पे रोगों का बहुत तेजी से हमला होता है। बैंगन के अलावा हरी मिर्च पर, हरी मिर्च के साथ में गोभी पर, भिंडी पर तेजी से रोगों का हमला होता है। और ये ऐसी साग सब्जियां हैं इसमें 40 से 50% बाजार तक पहुंचते पहुंचते नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए किसान इनको बचाने के लिए इन पर काफी रसायनों का प्रयोग करता है, कई तरह की दवाओं का छिड़काव करता है और उस पर अतिरिक्त खर्चा उसको उठाना पड़ता है। तो ऐसे में यदि आप साग सब्जियों में तो इन्हीं को लेकर ही प्रयोग करके देखिए। तो उसके लिए करना क्या है कि मैं जैसे कई बार बताता हूँ, इस गोबर घनशत्रु का आप पहले एक्टिव सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। एक्टिव सॉल्यूशन तैयार करने का बहुत सही रास्ता है, तरीका है कि 200 लीटर के ड्रम में आपको इसको गुड़ के साथ में, मोलासिस के साथ में, चावल चावल के आटे के साथ में या गेहूं जौ के आटे के साथ में मिश्रित करके रख दीजिए। 48 से 72 घंटे में सक्रिय अवस्था में आ जाएगा। उसके बाद उसको प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद 100 से 200 लीटर जो आपने सॉल्यूशन तैयार किया है, उसमें से 10, 20, 50 लीटर सॉल्यूशन लेकर उसको आप जो जहाँ साग सब्जियों के पेड़ लगे हुए हैं उसको सींच सकते हैं, उस पर स्प्रे कर सकते हैं। सींचने और स्प्रे के दौरान आपको कितनी मात्रा में ये प्रयोग करना है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। चाहो तो उसके बारे में आगे मैं आपसे और एक्सप्लेन कर दूंगा, वहां देख लीजिएगा। तो और मैं तो ये कहूंगा, जिन फसलों पर सबसे ज्यादा रोग लगते हैं, सबसे ज्यादा कीड़ों का हमला होता है, आप उसी को अपने प्रयोग के दौरान चुनिए। सबसे पहले आप उन क्यारियों में इसका प्रयोग करिए जहाँ आपने बैंगन लगाए हुए हैं, यहाँ आपने भिंडी लगाई हुई है, आपने लाल मिर्च लगाई हुई है, आपने गोभी लगाई हुई है, आपने दूसरी ऐसी साग सब्जियां लगाई हुई हैं जो सबसे पहले रोगों का शिकार होती है। तो जैसे आप दूसरी फसलों को करते हैं वैसे इसको करिए, आपने कुछ ज्यादा प्रयोग नहीं करना। आप सिंचाई के साथ में इसको प्रयोग करते रहिए। दूसरा, उनकी पोषकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें पोषकता है, ये जीवाणु पोषक तत्वों का
को सक्रिय करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा विलम्ब होता है कि मिट्टी में यदि पोषक तत्व हैं, तो ये सक्रिय कर देंगे। यदि मिट्टी में पोषक तत्व नहीं है, तो ये क्या अपने पास से थोड़ी जमा कर देंगे। आपने यदि कोई एम्प्लॉयी रखा हुआ है, कोई मैनेजर रखा हुआ है, आप कहोगे कि आप उसे वही आप बिजली का जमा करके आओ, तो जमा तो तब करेगा जब उसकी जेब में पैसे डालोगे, चेक काट के दोगे, वो अपनी जेब से थोड़ी जाएगा। ठीक यही वो तो आपके जाने आने की परेशानी है, कष्ट है, आप में सहयोग कर सकता है, टाइम से आपको याद करा सकता है, टाइम से बिजली घर जाके उसको डिपॉजिट कर सकता है या आपके चेक को बैंक में जमा करा सकता है। यदि वो ना जाए बैंक में जमा कराने, तो आपका जो चेक है क्यों नहीं रहे होगा। तो यही जीवाणु का है। इस जीवाणु को पोषक तत्व पैदा करने के लिए कुछ दूसरी चीजों की आवश्यकता रहती है। वो आवश्यकता है कार्बनिक पदार्थ। तो गोबर उसमें सहयोग कर सकता है, गौमूत्र सहयोग कर सकता है, उसमें साग सब्जियों के वेस्ट आपको मदद कर सकते हैं, फलों के वेस्ट, किचन के वेस्ट या फिर खरपतवार, जो जो निरर्थक चीजें हैं जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, आप उनको इसके जो एक्टिव सॉल्यूशन के माध्यम से खाद के रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि वहाँ ये इनकी डिकम्पोजिशन के बाद बहुत सारे पोषक तत्वों को स्वतंत्र अवस्था में ले आता है। जो पोषक तत्व जो फास्फोरस है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, क्रोमियम है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, जो जो खनिज उनके निर्माण में उपयोगी हुए हैं, उनको वहाँ जटिल संरचनाओं से अलग करके जो हमारी भूमि है, हमारी जो खेत है, हमारी मिट्टी है, उसके उसमें वो उनको स्वतंत्र कर देता, ताकि हमारे जो साग सब्जियों के पेड़ हैं उनको सूख सके। सूखने के बाद ही वो उनके लिए इस्तेमाल हो पाएंगे, क्योंकि यदि जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन को ना उपलब्ध हो, तो वो हमारे जो पेड़ हैं, हमारे जो वृक्ष हैं या हमारी जो साग सब्जियां हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भी फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं कर सकते हैं। अन्यथा ये तो प्राकृतिक क्रिया आज भी है। आज कार्बन डाइऑक्साइड की दर बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की दर बढ़ रही है, तो फोटोसिंथेसिस क्रिया सहज होनी चाहिए और आसान होनी चाहिए और तीव्रता से होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद घट रही है। इसके लिए हमें खादों का प्रयोग करना पड़ता है कि हमारी मिट्टी में ही पोषक तत्व नहीं रहे। उन पोषक तत्वों को ये कार्बनिक पदार्थों के डिकम्पोजिशन से उपलब्ध करा सकता है। तो आप प्रयोग तो सीधे सीधे पानी के साथ में कर सकते हैं। दूसरा एक ड्रम मैं जैसे बताता हूँ, दूसरे प्रयोग के रूप में आप एक ड्रम में 20, 25, 15 जितना भी संभव हो उतनी गोबर का गोबर ले लीजिए, गोबर मूत्र ले लीजिए, उसमें वनस्पतियों का वेस्ट ले लीजिए, साग सब्जियों का वेस्ट ले लीजिए। यदि अंडे खाते तो अंडे छिलके उसमें डाल दीजिए। यदि आप मांसाहारी हैं तो जो मांस बच गया है, जो व्यर्थ मांस है, उसको डाल सकते हैं। उसके बाद 2-3% की मात्रा में आप इसमें आपने एक्टिव कोरस सॉल्यूशन तैयार किया है वो उसमें मिश्रित कर दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए। यदि आप 20 लीटर गोबर ले रहे हैं तो 100 लीटर पानी प्रयोग कर सकते हैं। 100 लीटर पानी में सारा मिश्रण करके रख दीजिए, फिर उसी तरह से आप ढक्कन बंद कर रख दीजिए। 48 से 72 घंटे उसको रहने दीजिए। 3-4 दिन 5 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि आपके टेम्परेचर पर, आपके वातावरण पर, आपकी कंडीशन पर निर्भर करता है। उसके बाद जो तरल उसमें से पैदा हुआ, जो रस पैदा हुआ, आप उसको अलग करके अपने खेतों में, अपनी क्यारी में छोड़ दीजिए। तो आपके जो पेड़ पौधे हैं उनको वो पोषक तत्व मिल जाएंगे। सबसे बड़ी चीज है उसको ऑर्गेनिक कार्बन उपलब्ध होगा, जो आपके पेड़ पौधों को बीमारी से बचाएगा, जो आपके पेड़ पौधों के अंदर ये पोषक तत्वों की आपूर्ति करेगा, ताकि वो ग्रोथ कर सकें, ताकि वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकें, ताकि वो उनकी फ्लावरिंग अच्छी हो सके, उनकी जो पत्तियां घनी हो सकें, मजबूत हो सकें, उन पर समय से फूल आ सकें, फूल झड़े ना, फूल सस्त हैं, फूल सहजता से साग सब्जियों के फलों के रूप में बदल सकें, जो साग सब्जियां लगे हैं वो निरोगी हो सके, उनमें सड़न ना हो, रोगों से बच सकें, क्योंकि उनकी निरोगता इतनी हो कि सहजता से उस पर ना तो कीड़े हमला कर सकें, ना फिर कोई रोग उनको पीड़ित कर सके। इतना ही नहीं, साग सब्जियों के आकार में, सुगंध में, रंग में एक विशेष परिवर्तन करेंगे, क्योंकि उनको वो सारे पोषक तत्व सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं जो उनको विकास के लिए चाहिए। इतना ही नहीं, वो सहजता से पचेंगे भी, पकेंगे भी और सहजता से खराब भी नहीं होंगे। क्योंकि आज देखने में आ रहा है कि बहुत सारे तरह की जो साग सब्जियां हैं, बहुत सारे तरह के जो फल हैं, अपने विकास काल में खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं।
टूट के गिर जाते हैं, या फिर पक जाएँ, आप उनको तैयार भी कर लें, फिर आप उनको अपने घर लेके आएँ, घर से बाज़ार तक पहुँचाएँ, तो उसमें भी 12 से 15% सड़ गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये नुकसान आपको उठाना पड़ता है, लेकिन इन सब से एगोरस का सॉल्यूशन आपकी मदद कर सकता है। इस खेती में भी आपको ये रोक सकता है, इस खेती को से भी आपको बचा सकता है। तो आप थोड़ा-सा प्रयोग करके देखिए, यदि आप साग-सब्जियाँ करते हैं, तो आप प्रयोग करके देखिए, निश्चित रूप से आपको इसमें बदलाव नज़र आएगा। धन्यवाद मित्रों।